फील ड्रामा जो है पहले उसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। उसमें जो हस्बैंड का बिहेवियर है, फिजिकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है। क्या करने लगे हो? चुप कर जाओ, मैं तुझे मार दूंगा। is not to stay with an abusive partner or to divorce that partner. The main goal is आपने अपने बच्चे को stability देनी है। कफील में दिखाते हैं जामी consistently आके अपनी बीवी को डिमीन कर रहा है, बच्चों को डिमीन कर रहा है, और अगर वो डिवोर्स ले लेती और जैसे अब आजकल की सिस्टम हो रहा है वो अकेले रह लेती तो 3-4 साल of instability and chaos is better than a lifetime of it. जहांगीर जो है इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर, और वो वली को उसने मतलब पुश किया कि वो मेडिसिन मतलब डॉक्टर बने। पेरेंट्स कहते हैं इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ। होता क्या है कि पेरेंट्स भी अच्छी नीयत से कह रहे हैं लेकिन वो डर से सोच रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। आज हमारे साथ हैं शानज़े खान जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, और आज थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम डिफरेंट है। वो ये कि हम पेरेंटिंग पे बात करेंगे, लेकिन हम जो पॉपुलर इस वक्त टीवी शोज़ हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में पेरेंटिंग के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर शो जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो पहले तो ये बताएं कि मतलब पेरेंटिंग, क्योंकि बिल्कुल ठीक है। आई थिंक मुझे भी बिल्कुल ऐसे लगता है कि शायद वो जो एक था ना कॉन्सेप्ट के पेरेंटिंग, वो पहले माँ बाप कहते थे कि जी हम भी बच्चे थे, हम भी बड़े हुए हैं, तो ये तो ऐसे ही होता है। कंपेयर टू दैट अब शायद पेरेंटिंग थोड़ी सी साइंटिफिक हो गई है। आई थिंक इसके लिए थोड़ा शायद पढ़ने की ज़रूरत है माँ बाप को दोबारा से एक दफ़ा, या उसको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि थिंग्स हैव चेंज्ड क्वाइट अ लॉट। So there's no such thing as the perfect parent, ठीक है? When you're a parent and your child is, let's say, 13, 14, 15, there will be a period that your child will hate you. And he or she will say, आप तो हैं ही गंदे, आपकी वजह से you, and all of that. So it's not about that parenting is a science. आहिस्ता आहिस्ता जैसे साइकोलॉजी की फील्ड भी जब बढ़ी है तो ये पता चला है दैट सम थिंग्स जो हमारे कल्चर में नॉर्मलाइज थी, जैसे बच्चों को मारना, बच्चों को कंपेयर करना, बच्चों के ऊपर ये प्रेशर डालना कि हमने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है तो अब तुम हमारे लिए करो, ये चीज़ें थोड़ी बच्चों को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही हैं। और ये पता भी ऐसे चला जब हमारे से ओल्डर जनरेशन पेरेंट बनी है एंड वी सॉ दैट दे आर ब्रिंगिंग देयर चाइल्डहुड ट्रॉमा इनटू देयर पेरेंटिंग। तो इट्स अ लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, इसलिए तब ये चीज़ें नहीं पता थी, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है 1947 के वॉर के बाद किसी की प्रायोरिटी पेरेंटिंग नहीं थी, मतलब हर किसी की प्रायोरिटी सर्वाइवल थी। मेरी जो नानी दादी की जनरेशन है उन्होंने दे डिड द बेस्ट दे कुड विद व्हाट दे हैड, ठीक है? तो दे डिड नॉट हैव द कैपेसिटी टू बी द परफेक्ट पेरेंट। तो उन्होंने जो भी हमारे वालिदैन को दिया फिर उन्होंने हमें आगे दिया। तो अब हमारी जनरेशन बैठ के सोच रही है, बिकॉज यू हैव द टाइम एंड द प्रिविलेज टू, कि गलत क्या हुआ था, जो हम में कमियां जो हम फील करते हैं, जो हमारे अंदर इमोशनली चीज़ें मिसिंग है, वो क्यों है, एंड देन वी आर ट्राइंग के फ्यूचर जनरेशन में होना। सही। अच्छा, वो मतलब ये एक मतलब जैसे मुझे अपने लिए भी लगता है कि मैं बहुत साल बहुत सारी चीज़ों में अपने इश्यूज़ को अपने माँ बाप पे ब्लेम करता रहा। तो वो फिर एक सर्टन मतलब मुझे वन डे सडनली आई रियलाइज कि आई मतलब मेरी एक एज है, मैं बहुत सारी चीज़ें डिसीजंस बहुत सालों से खुद कर रहा हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली डिसीजंस कर रहा हूँ। तो मतलब मुझे मतलब काफ़ी टाइम बाद ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट थिंग, क्योंकि मतलब व्हाटएवर डिसीजंस एक सर्टेन एज के बाद मैंने किए वो मेरे अपने डिसीजंस थे। उसकी गलत होना या ठीक होने का मेरे पेरेंट्स के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो मतलब ये भी क्या ये नॉर्मल फिनोमेना है कि वो हम अपने पेरेंट्स पे ब्लेम करते रहते हैं? ये इंक्रीजिंगली कॉमन होता जा रहा है, बट सर इट्स एक्चुअली मोर न्यूआंस देन दिस, कि जो बच्चा ब्लेम कर भी रहा है ना, इवन इन देयर मिड 20s लेट 20s, वो भी गलत नहीं है। और ये कहना कि हाँ ब्लेम करना इज़ द ओनली ऑप्शन, ठीक है तुम्हारे साथ गलत हुआ है सो नाउ यू हैव एन एक्सक्यूज टू बी अ बैड पर्सन और टू फेल, वो भी गलत है। सो जब हमें हमारे पेरेंट्स हमारी कोई नीड पूरी नहीं करते, लेट्स से मैं अगर 8 साल की हूँ और मुझे अपने पेरेंट्स से वो अटेंशन नहीं मिली, सो साइकोलॉजी कहती है कि हम वहाँ फंस जाते हैं, हमारे ब्रेन का एक हिस्सा उस 8 साल के बच्चे की उम्र में फंस जाता है। तो इवन इफ आई एम 35, वन पार्ट ऑफ मी इज स्टक एज अ 8-year-old। बट येस, दैट्स वाई आई थिंक मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी बात भी हो रही है कि इट कैन गेट बेटर, यू कैन मूव पास्ट इट। मेहनत लगती है, एनर्जी लगती है, थेरेपी पे भी जाना पड़ता है, बात भी करनी पड़ती है, बट इट्स नॉट लाइक कि आप बस ब्लेम करके बैठ जाओ कि मेरी तो गलती है नहीं। So, yeah.
अभी हम कफील ड्रामा जो है पहले उसके पर्सपेक्टिव से बात करेंगे कि वो उसमें जो हस्बैंड का बिहेवियर है, फिजिकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, तो वो उसका जो इम्पैक्ट, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑन चिल्ड्रन, वो कितना मतलब हमारी सोसाइटी में तो डोमेस्टिक वायलेंस वैसे ही बहुत ज़्यादा उसकी प्रेवलेंस है। Unfortunately. So, actually, especially fathers don't understand this. उनको लगता है कि अगर मैं एक अच्छा father हूँ ना, तो I've done what I needed to do. मतलब when I see clients, एक epidemic है कि children at the age of like mid-20s don't come in with the fact कि मेरे अब्बू ने मुझे attention नहीं दी. They come in with the fact कि my dad wasn't good to my mom. बचपन में अब्बू ने अगर अम्मी पे हाथ उठाया, ये बहुत झगड़े हुए, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट थी। तो ये जो चीज़ होती है, ये बच्चे अंदर उनको एक एनवायरनमेंट केओटिक मिलती है, तो फिर वो कभी ग्रो नहीं कर पाते और बच्चे ज़्यादा देखते हैं कि माँ बाप आपस में कैसे हैं एज अपोज टू मेरे साथ कैसे हैं। जैसे आपको भी आपकी अम्मी ने बचपन में मारा होगा, मार भूल जाती है, बट अगर आपने अम्मी अब्बू का कोई एक बहुत सीरियस झगड़ा देखा हो ना, वो नहीं भूलता। सो ये बहुत ज़रूरी होता है टू टेल पेरेंट्स कि हाउ यू आर विद ईच अदर। वो डोमेस्टिक अब्यूज़ हो गया, वो वर्बल हो गया, वो फिजिकल हो गया, योर चिल्ड्रन अब्जॉर्ब दैट एंड दे रिमेंबर दैट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। सिंगल पेरेंट्स हमारे यहाँ भी बहुत सिंगल Yes. पेरेंट, वो अमेरिकन, मतलब पहले तो अमेरिका ही वेस्ट में सुनते थे, अब हमारे यहाँ भी सिंगल पेरेंट जो है वो बहुत सारे हो गए हैं। तो इसका भी मतलब बच्चे के ऊपर जो है वो एक स्प्लिट शायद मतलब है वो, और फिर जनरली तो इस तरह की सिचुएशन में शायद माँ बाप के झगड़े भी शायद ज़्यादा होते हैं ना, कि जी कस्टडी किसके पास है, मिलना Yeah. नहीं है, कैसे नहीं Yeah. होना। Okay. So the main goal is not to stay with an abusive partner or to divorce that partner. The main goal is आपने अपने बच्चे को stability देनी है, ठीक है, सेफ्टी देनी है। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर अब्यूसिव है बट आप अपने बच्चों को फिर भी उसी के साथ रहते हुए स्टेबिलिटी दे सकते हो, ठीक है, कंफर्ट दे सकते हो, अब रहो। लेकिन अगर आपको पता है, जैसे कफील में दिखाते हैं, जामी कंसिस्टेंटली आके अपनी बीवी को डिमीन कर रहा है, बच्चों को डिमीन कर रहा है, प्रोवाइड नहीं कर रहा, इमोशनली विड्रॉन है, उनसे टाइम नहीं स्पेंड करता, कुछ देता नहीं है, तो बच्चों को तो स्टेबिलिटी मिली नहीं, उनको तो सेफ्टी मिली नहीं। और अगर वो डिवोर्स ले लेती, और जैसे अब आजकल की किस्तों में हो रहा है, वो अकेले रह लेती। हाँ, कस्टडी का बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि डिवोर्स एक ज़्यादा केओटिक चीज़ है, कि कस्टडी की लड़ाइयाँ सालों साल चलती रहेंगी, बच्चों को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, तो आप वो अवॉइड करें। बट काफ़ी बार हमें लगता है कि वो इतना केओटिक होगा, बट कस्टडी की बैटल कितनी होती है, मैक्सिमम 3-4 साल। बट एक अब्यूसिव बाप और एक अब्यूसिव पार्टनर पूरी ज़िंदगी चलता है। तो 3-4 साल ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड केओस इज़ बेटर देन अ लाइफ टाइम ऑफ इट। अच्छा, ये आपको कभी आपने देखा है ऐसे कि ये जो इस तरह के अब्यूसिव रिलेशनशिप में जो अब्यूसिव पार्टनर है, उसकी काउंसलिंग की जाए और वो ठीक हो जाए, या नहीं, ये नहीं होता? हम साइकोलॉजिस्ट एक चीज़ कहते हैं कि यूजुअली जिस एक्चुअल बंदे को थेरेपी की ज़रूरत होती है ना, वो नहीं आता, उसके विक्टिम्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे अगर एक पार्टनर अब्यूसिव है, बीवियाँ आ जाएंगी हमारे पास, अब्यूज़र नहीं आएगा। सो बिकॉज अब्यूज़र को आने के लिए सबसे पहले मानने की ज़रूरत है कि मुझे मसला है, मैंने कुछ गलत किया है, और वो तो ये कर नहीं पाते, बिकॉज वो एक नार्सिसिस्टिक माइंडसेट में होते हैं कि ये तो मेरा हक है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। क्योंकि इंसानी फितरत में है दैट विद नोइंग कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम वो नहीं करेंगे, तो हम ब्रेन को उस तरीके से एक्सेप्ट करवा लेते हैं कि मैं सही कर रहा हूँ, तो वो क्यों आएंगे थेरेपी में? सो दे नेवर, वेरी अनलाइकली कि एक ये होता है कि डिवोर्स के वक्त दे शो अप व्हेन दे थिंक के हाथ से अब चीज़ें निकल रही हैं, देन दे शो अप, बट ड्यूरिंग ऑल ऑफ दैट दे डोंट शो अप टू थेरेपी। वो जो मदर्स जो सेक्रीफाइस करती हैं, जो गिव अप करती हैं बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस में, तो उन उसका जो मतलब है इम्पैक्ट जो है वो फिर मतलब बच्चों के ऊपर वो किस तरह होता है? क्योंकि मतलब बहुत सारी मदर्स नहीं भी डिवोर्स लेती, वो मतलब बहुत साल जो है वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में ही एक वो गिव अप में ही रहती हैं, सेक्रीफाइस ही करती रहती हैं कि नहीं नहीं, और वो ज़्यादातर सेक्रीफाइस भी बच्चों के लिए ही कर रही होती हैं। होता क्या है कि स्पेशली विद डॉटर्स, जब वो अपनी बच्चे डिफाइन करते हैं रिलेशनशिप्स को बाय लुकिंग एट देयर पेरेंट्स, ठीक है, एंड डॉटर्स लुक एट देयर मदर्स इन अ वे कि आई वांट टू बी दिस पर्सन। बट बहुत सैड है कि जब वो ऐसी कफील जैसे ज़ेबा जैसी माँ को देख के कहते हैं मैंने ऐसा नहीं बनना,
ठीक है, टू लुक एट द पर्सन दैट वाज सपोज टू डिफाइन वुमनहुड टू यू, स्ट्रेंथ टू यू, एंड गो लाइक मैंने ऐसा नहीं बनना, मुझे ऐसी किस्मत नहीं चाहिए। दैट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग। एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मदर्स रह लेती हैं ऐसे पार्टनर्स के साथ कि मेरे बच्चों को बाप मिल रहा है, मेरे बच्चों को घर मिल रहा है, बट उनको वो शख्सियत नहीं मिल रही जिसके वो हकदार हैं। अब कल को उनकी बेटियां यही सारी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट करेंगी क्योंकि उनको लगेगा यही है रियलिटी। मर्द तो होते ही ऐसे हैं, मियाँ तो होते ही ऐसे हैं, प्यार के साथ ये सब तो होता ही है। एंड वो इतना इंटरनल होगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा। इफ़ यू टॉक टू समवन हुज हैड अब्यूसिव पेरेंट्स लाइक विद ईच अदर, लाइक पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट, वो अपनी रिलेशनशिप्स में ना उनके अगर पार्टनर्स कोई बोल देंगे, गाली दे देंगे, वो कहेंगे अच्छा हाँ चलो कुछ नहीं होता, उनके लिए वो उतनी बिग डील नहीं होगी। एज अपोज टू समवन हुज हैड अ स्टेबल चाइल्डहुड, वो कहेगा नहीं ये मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। तो यस, इट रियली डज हैव एन इम्पैक्ट। ज़ेबा का जो स्टोरी है उसका फिर कैसे उसका आप उसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं? सो जो लर्नड हेल्पलेसनेस का कॉन्सेप्ट होता है कि आप मान लो कि अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता। ज़ेबा ने तो ऑलरेडी मान लिया, उसने 25 साल गुजार दिए कि अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता, ठीक है। उसको ये पता था कि मैं कहीं जा नहीं सकती, मेरे घर वाले मुझे वापस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मेरे 4 बच्चे हैं, बच्चों का क्या होगा। तो उसने मान लिया यही है जो है, दिस इज़ माई रियलिटी, आई एम एक्सेप्टिंग इट। बट what mothers don't understand is कि your kids are also now accepting it, कि यही है। जैसे मैंने पहले कहा था कि फिर आपकी बेटियां भी एक्सेप्ट कर लेती हैं कि शादी यही है, मर्द यही है, पार्टनर यही है। एक लर्नड हेल्पलेसनेस हो सकती है कि मैं इसको बेहतर नहीं कर सकती, ये चेंज नहीं हो सकता और ये ऐसे ही रहेगा, which is of course very toxic. Then you accept that kind of treatment in the world, not just from your partner, from everybody around you. तो इस तरह की मदर के लिए तो फिर बहुत ही बड़ा चैलेंज है कि पहले उसने अपने बच्चों के लिए इतने साल एक अब्यूसिव पार्टनर को जो है बर्दाश्त किया, फिर बाद में वही बच्चे जो हैं वो फिर एक और तरह की ट्रॉमा या उसमें चले गए, तो वो भी माँ के लिए एक मुश्किल है। यस, इस ड्रामे में काफ़ी एपिसोड्स में दिखाते हैं कि बच्चे माँ को ब्लेम भी करते हैं। अब वो बाप को तो आउटवर्डली ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि बाप से एक डर भी है, खौफ भी है क्योंकि अब्यूसिव है वो। तो वो माँ को बातों बातों में, स्पेशली लाइक जब वो बाप को माँ को बुरा ट्रीट करते देखते हैं तो माँ को कहते हैं कि आप ये एक्सेप्ट कर रही हैं, ठीक है, आपकी ये चॉइस है और हम सब भुगत रहे हैं। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट सैडली मदर्स एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो नोट करते हैं चीज़ें तो माँ को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि ठीक है वो बंदा तो ख़राब था, आपने हमें यहाँ रखा, आपने हमें सब्जेक्ट किया टू ऑल दिस वायलेंस एंड निगलेक्ट, आपकी भी गलती है। एंड फिर वो माँ एकदम से सेल्फ रिफ्लेक्ट करती हैं कि मैंने तो इनकी खातिर सब सैक्रिफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, ये भी मुझे ही ब्लेम कर रहे हैं। बट दोस किड्स आरंट रॉन्ग, क्योंकि अगर एक पेरेंट तो ख़राब है तो दूसरे का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके कहीं और लेके जाए। आप एनिमल किंगडम में भी देख लें, अगर एक मेट अगर एक फ़ीमेल देखेगी कि जो उसका मेट है वो बच्चों को सही तरह ट्रीट नहीं कर रहा, तो वो बच्चों को लेके चली जाएगी, वो बच्चों को उसके साथ रखेगी नहीं। बट हम ह्यूमन सैडली वी हैवंट इवॉल्व्ड दैट मच। तो वो जो जामी है उसकी इमोशनल तो प्रॉब्लम्स थी, बट वो फाइनेंशियली भी जो है वो बीवी पे ही डिपेंडेंट था। तो ये तो डबल वो हो गया ना कि एक तो ये है कि बहुत सारे हम हाउस होल्ड में देखते हैं कि चलें जी मियाँ मतलब कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, साथ ठीक है वो अब्यूसिव है, लेकिन मतलब कि इसमें तो फिर वो दोनों तरह ही मतलब है, वो प्रोवाइडर भी नहीं है और वो इमोशनली भी अब्यूसिव है। एग्जैक्टली। तो क्योंकि फादर्स का एक रोल होता है प्रोविजन का, एंड किड्स टू लुक टूवर्ड्स देयर फादर फॉर सेफ्टी एंड प्रोविजन। तो अगर एक अबू बहुत ज़्यादा भी निगलेक्टफुल हो तो एट द एंड ऑफ द डे माँ भी बिला फुसला देती है बच्चों को कि देखो वो हमें कुछ दे रहा है। पर जब बच्चे देखते हैं कि ये हमें कुछ, इसकी हमारी ज़िंदगी में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई रोल ही नहीं है, ये हमें कुछ नहीं दे रहा और ये हमसे सिर्फ ले रहा है, तो हम यहाँ क्यों हैं और ये बंदा यहाँ क्यों है, देन यू कैन नॉट रिस्पेक्ट दैट पर्सन एट ऑल। क्योंकि आप क्यों करो जस्ट बिकॉज ऑफ अ ब्लड बॉन्ड? लाइक इफ दैट पर्सन इज गिविंग यू नथिंग एंड जस्ट कॉन्स्टेंटली टेकिंग अवे फ्रॉम यू, तो एक फादर जो आपके लिए एक रोल मॉडल होना चाहिए वो आपके लिए एक ऐसा बंदा है जिसका आप इज्जत भी नहीं कर सकते। तो दैट्स अ वेरी हार्ट ब्रेकिंग थिंग। तो मतलब इस तरह के जो अगर तो जिस तरह के एक फील में जिस तरह का सिचुएशन है और इसमें जो बच्चे हैं इनमें मतलब ये हमारी सोसाइटी में बहुत जगह पे डिपिक्ट भी करती है ये सिचुएशन जो है। तो इसमें फिर जो जब तक लड़का या लड़की जब बड़े होते हैं तो वो उनका जो बिहेवियर है वो आया अपने पार्टनर के साथ भी अब्यूसिव होगा या वो फिर वो शायद इस चीज़ में मैरिज में बिलीव ही नहीं करेंगे कि नहीं शादी करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब ये दोनों तरह का आ सकता है। बच्चे, इट्स हाउ दे कोप विद इट।
समटाइम्स डॉटर्स बिकम हाइपर इंडिपेंडेंट, कि वो कहती हैं कि हमने किसी पे डिपेंड ही नहीं करना, क्योंकि जो पहला उनकी ज़िंदगी में मर्द था, जो उनका बाप था, जिस पे वो डिपेंड कर सकती थी, लेकिन वो बाप ऐसा था नहीं, तो उन्होंने जब उस पर डिपेंड नहीं किया तो किसी और मर्द पे तो नहीं करेंगी, राइट? योर डैड इज़ समवन जिसका आपको होता है कि ही ऑलवेज हैज़ माई बैक, और जब उस बंदे ने ही डिड नॉट स्टेप अप टू दैट पोजिशन, यू कांट ट्रस्ट समवन एल्स टू. तो डॉटर्स टेंड टू बिकम वेरी रिबेलियस, दे टेंड टू बिकम हाइपर इंडिपेंडेंट. वही आपने बिल्कुल एंटी मैरिज रेटरिक स्टार्ट हो जाता है. मैन का येस, द साइकिल ऑफ अब्यूज़ कंटिन्यूज़. उनके अंदर एक इनसिक्योरिटी भी आ जाती है कि कुछ जो बहुत ही इवॉल्व्ड मर्द होते हैं वो कहते, उनको एक डर भी होता है. आई हैव सीन दिस ऑल्सो, कि वो कहते हैं कि मुझे डर है कि मैं भी अपने बाप जैसा बन जाऊंगा, तो वो शादी करते ही नहीं है. तो और फिर वो अपनी बीवी को दे स्टार्ट कंपेयरिंग देयर वाइफ्स टू देयर मदर्स, कि अम्मा तो बर्दाश्त करती थी, तो तुम्हें मतलब दे स्टार्ट थिंकिंग कि मेरी अम्मा के पास तो -50 था ना, तो अगर मैं तुम्हें 0 भी दे रहा हूँ तो तुम भी बर्दाश्त कर लो, क्योंकि मेरी माँ भी करती थी, मैंने हाथ तो नहीं उठाया. ठीक है, हाँ मैं कुछ और नहीं कर रहा, मैं कुछ अच्छा नहीं कर रहा, बट आई एम बेटर देन माई डैड. तो वो एक साइकिल, एक जनरेशनल ट्रॉमा चलता रहता है. अच्छा, दूसरा जो ड्रामा जो परवरिश जो है उसकी अब बात करेंगे. उसमें मतलब जहांगीर जो है इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट फादर, और वो वली को उसने मतलब पुश किया कि वो मेडिसिन मतलब डॉक्टर बने. तो मतलब ये जो मतलब है जो पेरेंट्स का कंट्रोलिंग बिहेवियर है बच्चों के साथ, तो इसका मतलब कितना मतलब, क्योंकि अब कंट्रोल चाहिए भी है, लेकिन वो क्या लेवल है कंट्रोल का कि कंट्रोल भी है पर वो इजाजत मतलब, तो इसको किस तरह, क्योंकि ये तो बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है जनरली भी Yeah. इफ वी सी अराउंड. ये पाकिस्तान में बहुत प्रेवलेंट भी है कि हम्म. पेरेंट्स कहते हैं इंजीनियर बन जाओ, लॉयर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ. होता क्या है कि पेरेंट्स भी अच्छी नीयत से कह रहे हैं, लेकिन वो डर से सोच रहे हैं कि अच्छा डॉक्टर है ना, स्टेबल फील्ड है, इज्जत होगी, पैसा होगा, एक मुकाम होगा. क्योंकि ऑफ कोर्स लाइक वली वांटेड टू बिकम सिंगर. अब सिंगर बहुत अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, वो बिल्कुल फेल हो सकता है, वो ही कैन गो इनटू पॉवर्टी, ही कैन गेट इनटू अ लॉट ऑफ अदर हार्मफुल थिंग्स. तो पेरेंट्स आउट ऑफ फियर सोच रहे होते हैं, एंड बच्चे आउट ऑफ होप सोच रहे होते हैं. वो ऐसे सोच रहे होते हैं कि नहीं मैं करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा, यू डोंट बिलीव इन मी. और पेरेंट्स कह रहे होते हैं, पेरेंट्स आर लुकिंग एट द व्हाट इफ इन द नेगेटिव वे, एंड द चिल्ड्रन आर लुकिंग एट द व्हाट इफ इन अ पॉजिटिव वे, कि ओ मेरी तो ज़िंदगी कमाल हो जाएगी इफ़ आई गेट टू फॉलो माई पैशन. और अब्बा कह रहे हैं कि नहीं, आई कॉन्ट फॉलो माई पैशन, मतलब अब्बा इज़ कीपिंग मी अवे फ्रॉम द कमाल लाइफ आई कैन हैव. बट अब्बा सोच रहा है कि इफ़ यू फॉलो दिस यू विल हैव द वर्स्ट लाइफ पॉसिबल, तो ही इज़ कीपिंग हिम अवे फ्रॉम द वर्स्ट लाइफ पॉसिबल. तो उधर ना परसेप्शंस की बहुत डिफ्रेंशिएशन आ रही है. तो हाँ, मतलब इसमें थोड़े से पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत होती है कि आप आउट ऑफ फियर एक एज तक ही रिएक्ट कर सकते हो. बच्चा 5 साल का है, 10 साल का है, कि अच्छा गिर ना जाए, गलत फ्रेंड्स ना बना ले, कोई ऐसी जैसी चीज़. अब आपका बच्चा 18-19 साल का हो गया है. बाहर के मुल्कों में इस पॉइंट पे बच्चे घर पे भी नहीं रहते, तो फिर आपको डर लगता है, आपको डर मरते दम तक लगता है अपने बच्चों के लिए. बट यू नीड टू लेट योर किड्स मेक देयर ओन मिस्टेक्स एंड लर्न. तो हमारी जो फैमिलीज और मतलब ख़ास तौर पे जो मतलब फादर्स जो हैं वो बड़े रूल्स सेट करते हैं, और मतलब है ये कि वो चाहे उस तरह इमोशनली अवेलेबल हों या ना हों, वो टाइम दें या ना दें, बट वो जो रूल्स हैं वो अपनी जगह पे हैं. तो अब ये दोनों चीज़ों में फिर मतलब है ज़्यादा इशू नहीं क्रिएट होता कि जी मतलब सख्ती भी है, रूल्स भी हैं, बट इमोशनली बाप अवेलेबल भी नहीं है. Yes. Funny you asked that. I'm currently even doing a research on this. कि Pakistani fathers think their primary role is provision, कि वो financially दें और वो secure रखें अपनी family को, कि सर पे छत हो and everything. बल्कि बट आप बच्चों से बात करो तो बच्चे कहते हैं अब्बा ने कभी टाइम नहीं दिया, अब्बा ने कभी समझा नहीं. बाप इसको नाशुक्रापन कहता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी भी वक्फ कर दी, तुम्हारे लिए वो भी काफ़ी नहीं था. एंड बच्चे लाइक ठीक है आपने पैसा दिया, बट आप कभी मेरे स्कूल आए, आपने कभी मेरी टीचर से बात की, आपको पता था मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ लाइफ में. तो दोनों गलत नहीं है, कोई एक बहुत सेल्फलेस और एक बहुत सेल्फिश नहीं है, दोनों अपने तरीके से ठीक हैं. क्योंकि खुदा ने अगर माँ बाप दोनों बनाए हैं तो, और एक बच्चे के लिए दोनों बनाया, तो हो नहीं सकता कि एक का काम बस ऐसे टेबल पे पैसे रख देना हो कि मेरा काम ख़त्म. उसका एक इमोशनल नीड भी है. यूँ तो अगर मैं कहूँ कि अगर एक वर्किंग मॉम है जो पैसे भी कमा रही है, फिर तो बाप का पॉइंट ही ख़त्म हो गया. सो फादर्स नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका पॉइंट सिर्फ फाइनेंशियल एंड रूल मेकिंग ये सब नहीं है. आपका पॉइंट एक अपने बच्चे का, बिकॉज जो एक फादर प्रोवाइड कर सकता है ना, बल्कि वो एक मदर भी नहीं कर सकती, जो कि स्टेबिलिटी. कि अगर एक बच्चे को लगे ना कि इवन इफ़ आई स्क्रू अप अ लिटिल बिट माई डैड इज़ बिहाइंड मी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.
क्योंकि अम्मियों का उनको होता है अम्मा घबरा जाएंगी, अम्मा परेशान हो जाएंगी, बट फादर्स हैव द स्टोइक पर्सनैलिटी कि कुछ नहीं होता. बट पाकिस्तानी फादर्स सैडली दे टेंड टू यूज़ इट इन द ऑपोजिट वे कि ओ मैंने ना थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है ताकि वो थोड़ा मुझसे डरे, ताकि घर में एक माहौल रहे डिसिप्लिन का. बट आप एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से डरना बाद में चाहिए और ट्रस्ट पहले करना चाहिए. पाकिस्तानी डैड्स में डर पहले आ जाता है, ट्रस्ट आए ना आए. सो दैट्स अ प्रॉब्लम. तो जहांगीर और उसकी बीवी जो है बहुत आर्ग्यू करते थे और मतलब फिर वो हम देखते हैं कि उनकी जो बेटी आनिया जो है वो बड़ी सेंसिटिव थी और वो ड्रग्स पे चली जाती है. तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है पेरेंट्स का, मतलब तो इसका इतना सीरियस इम्पैक्ट होता है कि बच्चे जो हैं इवन दे कैन गो अप टू टेकिंग ड्रग्स. डेफिनेटली इसका सीरियस से सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है बिकॉज द फर्स्ट 10 years ऑफ योर लाइफ उसमें अगर आपको घर में केओस मिले ना कि 2 केयर गिवर्स जो आपकी सेफ्टी की डेफिनेशन है, अगर वो ही डेफिनेशन आपकी इधर उधर हो गई है तो आपके लिए तो फिर कुछ सेफ नहीं है. फिर बच्चे एस्केप्स ढूंढते हैं. कुछ का एस्केप ड्रग्स होता है, कुछ का रिलेशनशिप्स होता है, कुछ का फ्रेंड्स होता है, कुछ का रिलीजन होता है कि मैंने इधर से निकलना है क्योंकि ये एरिया सेफ नहीं है. उनको वो बेसिक स्टेबिलिटी और सेफ्टी क्योंकि बचपन में नहीं मिलती. और हाँ, उसका ये भी मतलब है अगर पेरेंट्स लड़ रहे हैं. अब इन माई रिसर्च आई फाउंड आउट कि जो बच्चे जो मेरे मुंह पे कह रहे थे मैंने कभी अम्मा पापा को लड़ते देखा ही नहीं है, एंड व्हेन आई इंटरव्यू द फादर्स दे लाइक हाँ हम आर्ग्यू करते थे बट बच्चों के सामने कभी नहीं. उन बच्चों को ये बिल्कुल भी डर नहीं था कि हल्ला कुछ हो जाएगा. वो कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट में नहीं रह रहे थे. उनको पता था हाँ बाप से मार भी पिट सकती है, डांट भी पिट सकती है, पर उसके बाद सब सही भी हो जाएगा. अब पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है, अगर माँ बाप लड़ रहे हैं ना और बच्चे को ये डर है अब अम्मा चली जाएंगी या बाबा घर छोड़ के चले जाएंगे, तो वो कॉन्स्टेंटली डर में रहेगा. ठीक है, ये ऐसे ही है कि मैं बाहर 10 शेर खड़े कर दूँ, ठीक है, और आपको कहूँ आप घबराए ना, डर तो लगेगा. ठीक है, वो किसी भी सेकंड अंदर आ जाएगा. तो वो बच्चे ऐसी ज़िंदगी जी रहे होते हैं. फिर ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं तो वो एस्केप ढूंढेंगे बड़े होके. तो अमल जो है वो हम देखते हैं कि वो तो एक गुड चाइल्ड है और ट्राइज टू फिक्स एवरी प्रॉब्लम और ट्राई टू कीप द पीस इन द फैमिली. सो वो इस तरह जो मतलब बच्चे, फिर कुछ बच्चे हम वाकई भी देखते हैं कि कुछ चाहे वो एज में डिपेंड नहीं करता बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आ जाता है. अक्सर वो किसी छोटे बच्चे में शायद बड़े की निस्बत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आ जाता है. तो लेकिन इसकी जो इमोशनल कॉस्ट है इस बिहेवियर की, वो फिर क्या है? बहुत ज़्यादा है. इसको पेरेंटिफिकेशन कहते हैं. तो ये यूजली एल्डेस्ट डॉटर्स में तो बहुत ज़्यादा होता है कि जो एल्डेस्ट डॉटर होती है उसमें माँ बाप डिपेंड करना शुरू हो जाते हैं कि छोटे बच्चों का ख्याल रख लो, माँ के वेंट कर रही होगी कि तुम्हारे अब्बू ने ये किया है, अब्बू बेटी के सामने माँ को कुछ कह रहा होगा. तो वो बच्चे बहुत जल्दी बहुत यंग एज पे एक पेरेंट का रोल ले लेते हैं फॉर देयर यंगर सिबलिंग्स कि मैं ना इनको अपने माँ बाप से प्रोटेक्ट करूँगी. लाइक आई सॉ, आई डोंट वांट देम टू सी. तो ऑफ कोर्स अब एक 10-12 साल का बच्चा अगर पेरेंटिफाइड है, 10-12 साल के बच्चे को एक पेरेंट नहीं होना चाहिए, राइट. पेरेंट आप एक एज, एक मेच्योरिटी लेवल पे बनते हो और कोई भी चीज़ जब आपकी एक गिवन एज से पहले आ जाए तो आपका दिमाग थोड़ा हिल जाता है. अब उस ड्रामे में भी दिखाते हैं कि अमल स्टार्ट्स हैविंग अ लॉट ऑफ पैनिक अटैक्स क्योंकि वो ओवर्टली अपने आप को काम और सोबर दिखाने में उसने अपने इमोशंस इतने घुट के अंदर रखे होते हैं कि पैनिक अटैक यही होता है कि विदाउट यू नोइंग एंड विदाउट यू अंडरस्टैंडिंग एकदम से आपके इमोशंस बाहर आते हैं और आप कहते हो मैं तो ठीक थी, मैं तो ठीक था, बट अंदर से आप ठीक नहीं होते. सो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग टू अमल एज वेल. हम पहले देखते थे कि बहुत हम्बल बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छा पढ़ के और बहुत मतलब बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बनते थे, सक्सेसफुल भी होते थे. लेकिन अब अगर हम देखें तो वो कंपैरिजन और सेल्फ वर्थ कुछ ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है. यस. सो इस ड्रामे में भी यही दिखाते हैं कि कंपैरिजन डजंट स्टार्ट इन द चाइल्ड्स ब्रेन. कंपैरिजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को खुद काफ़ी देर बाद समझ आती है. खुद उसको साइकोलॉजी के बिनिस्बत उसको 12 से 14 की एज में समझ आती है कि मैं कंपेयर कर सकता हूँ. बट हमारे यहाँ माँ बाप 4-5 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे आजकल तो इतना कंपटीशन है. लाइक आई हैव अ नेफ्यू इज़ 4 years old और मेरी बहन क्या कह रही है, उसके तो 7 वाले क्लास में बच्चों को ये भी आता है, ये भी आता है, इसको नहीं आता. अब दैट किड इज़ 4 और आप उसके सामने कह रहे हो कि नहीं तुम्हारी क्लास के बच्चों को तो ये भी आता है, तुम्हें नहीं आता. तो वो फील करना शुरू हो जाता है कि मेरी शायद वर्थ कम है. उसमें इनसिक्योरिटी आ जाती है कि आई एम नॉट गुड इनफ और फिर वो बहुत नेगेटिवली निकलती है. हेल्दी कंपटीशन एक चीज़ होती है, वो बच्चों को सिखाती है कि नॉट एवरीवन कैन बी अ विनर, यू नीड टू गिव अदर पीपल स्पेस. पर जो कंपैरिजन आपके पेरेंट्स करते हैं ना, बिकॉज यू नीड टू बी द बेस्ट टू योर पेरेंट्स. एवरी चाइल्ड शुड नो दिस कि मैं अपने पेरेंट्स के हिसाब से बेस्ट हूँ.
ठीक है, दे वुडंट रैदर हैव दैट चाइल्ड एज देयर चाइल्ड। पर जब वो चीज़ चली जाती है तो फिर आप भी कंपेयर करना शुरू हो जाते हो कि मैंने बेस्ट बनना है, सो माई पेरेंट्स विल लव मी। मैं वो अगर समीर वली से कंपेयर कर रहा है कि ओ उसको तो अंग्रेज़ी ऐसी आती है, उसके तो कपड़े ऐसे हैं, वो तो लोगों से ऐसे बात कर सकता है, तो वो कहीं ना कहीं उसका वो चाइल्डहुड थोड़ा ट्रिगर हो रहा है कि मैं पहले भी इनफ नहीं था तो शायद मैं अभी भी नहीं इनफ। तो कंपैरिजन आता है, एंड ये काफ़ी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारी जनरेशन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो सोशल मीडिया और वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। हमारे अंदर एक कॉलोनियल माइंडसेट है कि वी नीड टू बी लाइक देम, ठीक है, स्पेशली विद द वेस्ट, कि हम उनकी तरह ड्रेस करें, उनकी तरह बोलें, जिसको अंग्रेज़ी अच्छी नहीं आती वो पेंडू है, वो गुड इनफ नहीं है। तो आहिस्ता आहिस्ता आई डू सी कि बेहतरी आ रही है, बट पिछले 20 साल में ये बहुत ज़्यादा हो गया था। देयर वाज इमेंस कंपैरिजन विद द वेस्ट एंड ट्राइंग टू बी लाइक देम। घरों में जो कांस्टेंट एक टेंशन है उसमें मतलब अक्सर बच्चे जो हैं वो मतलब एक वो जो एक अलर्ट पे ही रहते हैं मूड्स के, क्या पता नहीं मतलब माँ का अब इस वक्त मूड कैसा है या बाप का इस वक्त मूड कैसा जो है, और इस तरह की एनवायरनमेंट जो है इसमें ग्रो करना, तो ये तो फिर मतलब एक कांस्टेंट मतलब वो है कि अभी माँ अच्छी थी, बिल्कुल मूड ठीक था, एकदम माँ बाप की लड़ाई हुई और एकदम मूड खराब हो गया, तो इसका क्या क्या इम्पैक्ट जो है वो। सो इनको हम कहते हैं हाइपर विजिलेंट, ठीक है। जैसे मैंने आपको भी एनालॉजी दी थी कि अगर मैं बस आपको कहूँ कि बाहर शेर है और एक ऑडियो चला दूँ शेर के रोरिंग की, आपको अगर इतनी सी भी उसके बाद आवाज़, आपको एक स्क्रैच की भी डोर पे आवाज़ आएगी ना, आप एकदम से आ तो नहीं रहा, कुछ हो तो नहीं रहा, एज अपोज टू अगर आपको ना पता हो कि बाहर कोई है, कुछ गिर भी जाए, कुछ टूट भी जाए, आप कहेंगे अच्छा कुछ गिर गया होगा किसी से। सो जब बच्चों को पता होता है कि इन्वायरमेंट किसी भी मोमेंट शिफ्ट कर जाएगी, अम्मा नाराज़ हो जाएंगी, अम्मा चली जाएंगी, पापा चले जाएंगे, मैं इनफ नहीं हूँगा, तो वो हर वक्त ऑन देयर टोज रहते हैं कि एवरीथिंग नीड्स टू बी परफेक्ट, नहीं तो कुछ ख़राब हो जाएगा, मैं अकेला रह जाऊँगा, मेरी गलती होगी। तो वो फिर बच्चे एम्पैथ्स भी बन जाते हैं, वो अपनी फ्यूचर लाइफ में, एडल्ट लाइफ में भी लोगों की टोन डिफरेंसेस, वो कैसे बैठा हुआ है, वो कैसे मुझसे बात कर रहा है, कल तो ज़्यादा बात कर रहा था, आज कम बात कर रहा है, वो नोटिस करके उसको ओवरथिंक करना शुरू हो जाते हैं। जब तीसरा जो ड्रामा हम जो बात करेंगे वो है ज़िंदगी गुलजार है। अब इसमें जो कशफ के जो फादर हैं वो फैमिली को छोड़ देते हैं बिकॉज उनको बेटा चाहिए होता है, और ये भी अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अक्सर भी मतलब इट्स अ वेरी सैड पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो वो जो मतलब ये इस तरह बाप का छोड़ना, तो वो जो मतलब बच्चे के लिए तो फिर रिलेशनशिप पे रिलाय करना वो मतलब ये तो बड़ा डिफिकल्ट है। सो इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन उसके अब्बू छोड़ के गए फॉर अ सन, क्योंकि ये 3 बेटियां थी। अगर अब्बू ने सिर्फ दूसरी शादी की होती, हाँ, तो ज़्यादा प्रॉब्लम बीवी को होती, उसकी कशिफ की अम्मा को होती। बच्चों को प्रॉब्लम होती अपनी अम्मा से सेंटर्ड कि यार हमारी अम्मा को छोड़ गए ये। बट क्योंकि उन तीनों बेटियों को एंड कशिफ प्राइमरली को पता था कि इनको बेटा चाहिए था और मैं बेटा नहीं हूँ तो मैं काफ़ी नहीं हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि बच्चों को जैसे ही लगता है ना कि माई फादर और माई मदर वुड रादर हैव समवन एल्स देन मी, हालांकि वी आर सपोज टू बी इट फॉर देम, कि बस ये मिल गया ना ये बेस्ट है, तो उनके अंदर वो आई एम नॉट इनफ वाली फीलिंग, इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग, सारे वो जो एक लाइन बन गई है, सारे मर्द ऐसे होते हैं, क्योंकि फिर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि यही है, ये दुनिया है, लर्नड हेल्पलेसनेस, बेहतर नहीं हो सकता, दुनिया है ही नेगेटिव, मर्द है ही ऐसे, मैं तो किसी के लिए काफ़ी नहीं होंगी। तो वो अपने फ्यूचर पार्टनर्स में भी उनके अंदर ये आई एम नॉट इनफ आ जाता है कि मैं कभी काफ़ी नहीं होंगी उसके लिए। मतलब ये कि कश्यप जो है उसने इंडिपेंडेंट एक उससे ग्रो किया, और वो जो मतलब ट्रस्ट उसको नहीं मर्दों में रहा, तो ये जो एक अबंडेंट होने की और फिर सेल्फ रिलायंट होने का जो एक एक प्रोसेस है, तो ये फिर इसका इम्पैक्ट क्या। ये वही हाइपर इंडिपेंडेंस, बिकॉज व्हेन डॉटर्स लर्न टू फंक्शन विदाउट देयर फादर्स एंड उनको दुनिया को फेस अकेले करना पड़ता है, बाप की बैकिंग नहीं है, तो वो कहती हैं कि कोई भी कभी भी छोड़ के जा सकता है, अगर मेरा बाप जा सकता है तो कोई भी जा सकता है, तो मैं अपने आप को उतना वनरेबल करूँगी ही नहीं कि किसी के जाने से मुझे फ़र्क पड़े। मैं इतनी सेल्फ रिलायंट होंगी, मैं इतनी हाइपर इंडिपेंडेंट होंगी कि ज़िंदगी को कभी किसी को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी कि वो इतना करीब आए कि उसके जाने से मुझे इम्पैक्ट पड़े, मैं अपना ख्याल खुद रख लूँगी। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। तो कश्यप जो है इवेंचुअली ज़रून से शादी कर लेती है क्योंकि उसने अपने बाप को इस तरह देखा, और वो आगे फिर वो उसी तरह का बिहेवियर बिल्कुल। जो है वो आगे ट्रांसमिट कर रही है।
यस। सो उसमें ये हो रहा है कि क्योंकि उसको लगता है कि हर मर्द मेरे बाप की तरह होगा। अब नो पर्सन इज़ परफेक्ट, लेट लोन मैन, ठीक है। अब ज़ारून में कुछ खामियां थी एज अ पर्सन डज, और उसका ब्रेन, कशिफ का ब्रेन इतना कैटास्ट्रोफाइज करता था सिचुएशन को कि क्योंकि इसने इतनी गलती की है ना, अब ये मेरी बाप वाली हरकत करेगा, और वो वापस अपनी शेल में चली जाती थी। जैसे अगर मियाँ बीवी में आर्ग्यूमेंट होता है, कशिफ का ब्रेन इतना वो बचपन में बैठा हुआ है कि अम्मा पापा का आर्ग्यूमेंट होता था ना, पापा छोड़ के चले गए थे, ये मुझसे आर्ग्यू करे ना, मुझे छोड़ के चला जाएगा, ठीक है। तो वो फ़ौरन से प्रोटेक्टिव मेजर पे आ जाती थी कि मुझे तो तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। एक बहुत उसका एक फेमस सीन है कि वो दोनों एक दूसरे को कॉल करते हैं एंड कशिफ का ज़ारून कहता है कि तुमने लैंडलाइन की तार निकाल दी थी कल रात। तो वो कहती है हाँ, तो मेरी मर्ज़ी, तुमने भी तो कॉल नहीं की, तो तुमने पहले कॉल नहीं की, तुम्हें रात को क्यों याद आया मुझे कॉल करने का। सो उसने इतना कैटास्ट्रोफाइज कर लिया कि उसने 2 घंटे कॉल नहीं की ना, अब मैं उसको करने ही नहीं दूंगी कॉल, अब वो कॉल करके दिखाए। You did not help me in the first 10-15 minutes. Now I don't need your help. So ये आप आगे जाके अपनी रिलेशनशिप्स में भी लेके जाते हैं। आपको लगता है everyone will be as bad as your dad was, तो you expect them to be, तो even if they're not, आप कहते हो नहीं, होना तो यही है, तो मैं अपना ख्याल रख रही हूँ, बाकी आप देख लो। नहीं, बट अब इस तरह के केस में अगर जो पार्टनर है वो चाहे वो उस तरह का ना हो जैसा उसका बाप था, तो वो तो फिर कभी भी एक प्लेजेंट Yeah. लाइफ आ ही नहीं Yes. सकती। और अच्छा, फिर वो जो बच्चा है, यानी कि उस बच्चे के नाना को उसकी माँ ने जैसा देखा और उसका इम्पैक्ट उसके बाप से होता हुआ उस बच्चे पे भी फिर वही, फिर वो बिल्कुल। भी उसको फिर बेयर करेगा ये सारा कुछ। So anyone whose partner dealt with like childhood trauma or an abusive parent, उनको इस बात के लिए साइन अप करने के लिए रेडी होना चाहिए कि उन्होंने पहले उनकी डेफिनेशन बदलनी है। अब एक इंसान की तो सेफ्टी की डेफिनेशन बनी ही नहीं है। अगर कोई इंसान ब्लाइंड है और उसको पता ही नहीं है कि कलर क्या है, आपने उसको डिस्क्राइब करना बैठा के कि ब्लू ऐसा है कि तुम इमेजिन करो जैसे तुम पानी को देखते हो, जैसे तुम आसमान को देखते हो, या तुम पीस तुम्हें लगता है वो वैसा कलर है ब्लू। अब जैसे आपने एक ब्लाइंड इंसान को समझाना होता है ना कलर्स क्या होते हैं, ये मेरी शक्ल कैसी है, आपने वैसे एक चाइल्डहुड ट्रॉमा सर्वाइवर को बताना होता है कि सेफ्टी क्या होता है, प्यार क्या होता है, लाइक आई एम नॉट गोइंग टू लीव यू क्या होता है, क्योंकि उसको तो यही लगता है कि देयर गोना लीव मी, बाप चला गया था तो तुम क्या चीज़ हो, तुम भी चले जाओगे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द पार्टनर्स एंड अ लॉट ऑफ विमेन एंड अप इन थेरेपी। सैडली वो शादी के पहले साल नहीं, वो शादी के 10 साल बाद आती हैं, जब उनके बच्चों में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया हुआ होता है, बट तब तक पार्टनर्स तंग आ गए हुए होते हैं, यार मैं और क्या करूँ, लाइक मैं थक गया हूँ, मैं तो उसके बाप वाली हरकत नहीं कर रहा, बट ये हर बार मुझे वो समझती है। तो दैट इज़ वाई इनिशली ऑनेस्टली आई ऑल्सो बिकेम अ थेरेपिस्ट के प्रिवेंटेटिव। अगर ऐसे लोग पहले थेरेपी आ जाएं तो रादर देन स्प्रेडिंग दिस टॉक्सिसिटी उनकी भी हील हो जाए। बट लेकिन जनरली देखें, ये पता कैसे, मतलब एक तो शायद वो जो खुद उस पूरे लाइफ में से गुजरा है वो ये खुद ये नहीं समझे कि उसने थेरेपी के लिए जाना है, Yeah. जो कि मुझे लगता है शायद बहुत कम लोग जाते हैं। Yes. अच्छा, उसने शादी कर ली, अब उसका जो पार्टनर है चाहे वो जितना मर्जी केयरिंग भी हो, अब उसको भी तो ये बात कैसे पता लगेगी कि वो एक बैगेज के Yeah. साथ डील कर रहा है Yeah. और उसको तो एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है। बिल्कुल। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्पेशली इन द मैन। अब उसको जैसे ज़ारून को इन दिस केस पता था कि उसके अब्बू की दूसरी शादी है, और वो कशिफ बहुत ओपनली भी कहती थी कि मर्द होते ही ऐसे हैं, मेरा बाप भी ऐसा था, ये वो, शी डजंट हाइड इट, तो ही नोज़ व्हाट शी इज़ कमिंग फ्रॉम, ठीक है। बल्कि उसको पसंद ही उसकी हाइपर इंडिपेंडेंस आती है कि यू नो शी कैन टेक केयर ऑफ हरसेल्फ, शी डजंट नीड मैन इन हर लाइफ। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो यू शुड हैव कॉन्वर्जेशंस बिफोर मैरिज एंड यू हैव टू बी ऑब्जर्वेंट। जो आपने अभी कहा है ना कि कैसे पता चले, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर का एक पैटर्न है कि मैं इतना सा भी कोई गलती करता हूँ ना तो इसको लगता है मैंने इतनी बड़ी गलती की है, तो गिव इट टाइम। हम लोग एकदम से ना डिफेंस पे आ जाते हैं कि अच्छा इसने मुझे अटैक किया ना, इसने मुझे कहा है मैं तब बुरा हूँ, मैं बुरा बन के दिखाऊंगा, ये भी बुरी है। हम ये नहीं समझते कि इसको ये लग क्यों रहा है, इसके साथ ऐसा क्या हुआ है। हम बैठ के, इवन दो मियाँ बीवी एक इतना इम्पॉर्टेंट रिश्ता है जो एंड तक चलता है, हम उतने साल अपने माँ बाप के साथ नहीं गुजारते, इतने अपने पार्टनर के साथ गुजारते हैं, हम बैठ के बात नहीं करते। हम कभी पूछेंगे नहीं अपने पार्टनर से कि यार मेरा ख्याल है तुम्हारा ये पैटर्न है, ये क्यों है, क्या हुआ था। सो कॉन्वर्जेशंस, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस जो कि बढ़ रही है, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। हमारी जनरेशन के मर्द दे आर ट्राइंग। सो या हो जाएगा, बस थोड़ी सी इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। अच्छा, ये एक और हमारी सोसाइटी में जो वर्किंग मदर्स हैं उनके वर्सेस जो मतलब घर पे हाउसवाइफ्स हैं उनका भी एक वो एक कंपैरिजन ही हमेशा रहता है कि लोगों को लगता है कि नहीं, जो वर्किंग मदर्स हैं वो ठीक नहीं है, जो
हाउसवाइफ्स हैं वो ठीक हैं क्योंकि बच्चों के लिए उनकी अवेलेबिलिटी होना, तो उसका भी कोई मतलब, क्योंकि बहरहाल मतलब अगर माँ एक जॉब कर रही है, वो 9 to 5 नहीं है, और तो वो अवेलेबल तो नहीं है बच्चे के लिए, तो बिल्कुल। इसका भी फिर इम्पैक्ट है बच्चे के ऊपर। ओके, सो इस जवाब के दो हिस्से हैं। एक तो आई वुड काउंटर आस्क यू दिस क्वेश्चन कि फादर्स 9 to 5 क्या कभी कभी 9 to 8 नहीं अवेलेबल होते, इसका इम्पैक्ट पड़ता है? बिल्कुल मेरे ख्याल है पढ़ना चाहिए, पढ़ता एग्जैक्टली, होगा, पड़ता बिल्कुल होगा। पढ़ता होगा। तो फिर फादर्स क्यों नहीं इसके बारे में कुछ सोचते, ओके, राइट? सही। अब वाइल आई कम्प्लीटली अग्री कि फॉर अ सर्टेन एज मदर्स प्राइमरी केयर गिवर होती हैं, ठीक है, फ्रॉम ज़ीरो, अब बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है, टिल लाइक 3 years ऑफ एज उसको अम्मा ही चाहिए होती हैं, बल्कि उसको अपने अब्बा का रिश्ता भी अम्मा के थ्रू समझ आता है कि ये इंसान मेरी अम्मा के साथ साथ है, ये कुछ लगता है मेरा, ठीक है। अम्मा के साथ तो उसका रिश्ता प्रेगनेंसी से ही बन जाता है, ठीक है। मदरीज का कॉन्सेप्ट है कि जो माँ की हार्ट बीट होती है और आवाज़ होती है, बच्चे को उसकी रिदम से एक अटैचमेंट होती है। सो वो अगर अभी पैदा भी नहीं हुआ, उसको पता है मेरी माँ कौन है, राइट? सो बट आफ्टर 3, और ये रिसर्च 10 years ago this came out कि with boys their primary caregiver needs to be their father. They actually don't need their mothers as much anymore, they need their fathers, ठीक है। बट यू नो dads don't step up, also financial constraints भी होती हैं, काम करना है तो करना है। अब उस सवाल पे आते हैं कि वर्किंग मदर्स और स्टे एट होम मॉम्स। अब आप मुझे एक चीज़ बताएं, अगर एक अम्मी घर पे है बट घर पे सास बहू के मसले चल रहे हैं, अम्मी कुड़सड़ रही है, थकी हुई है, 5 बच्चे हो गए हैं, किसी बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही, बीमार भी रहती है, इज दैट मदर ओके टू हैव? वो भी ऑफ कोर्स वो भी प्रॉब्लम बिल्कुल है। हाँ। सो इट्स अबाउट द स्टेबिलिटी द मॉम कैन गिव। अगर एक अम्मी को पता है यार मैं घर रह रही हूँ ना, तो ज़्यादा मसले कॉज हो रहे हैं, मैं अगर वो अपने मियाँ को भी ब्लेम करती है, इसने मेरी जॉब छुड़वाई, इसने मेरा करियर तबाह किया, बच्चे हो गए, अब मैं जॉब नहीं कर पा रही, मैं क्या हूँ, औरतों की सेल्फ आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। एक औरत जिसने अपनी ज़िंदगी के उससे पहले 5-6 साल काम किया, यूनिवर्सिटी गई, जो भी उसकी एक प्रेजेंस थी, एकदम से वो घर पे रह के उसकी एक पहचान, एक माँ बन गई है। दे गो थ्रू अ फेज ऑफ डिप्रेशन ऑनेस्टली कि मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन, वो बच्चे पे निकलता होता है। दे स्टार्ट ब्लेमिंग द किड्स कि तुम्हारी वजह से अब मैं कुछ हूँ ही नहीं, एंड वो ब्लेम सर्च चलता है टिल लाइक ऑनेस्टली द किड्स गेट मैरिड कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, मैंने तुम्हारे लिए हर चीज़ छोड़ी और तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, ठीक है, जो हमने ड्रामों में भी देखते हैं। तो इधर मदर्स एंड देयर पार्टनर्स नीड टू मेक अ डिसीजन कि अम्मी के घर होने से वो एक बेहतर अम्मी, एक प्रेजेंट अम्मी रह रही है, या अगर वो बाहर 5 घंटे जा रही है तो बाकी के 15 घंटे वो घर पे बेहतर दे पा रही है। तो इट्स दैट। शादी के बाद कश्यप जो है वो, तो उसको स्टिल लगता है कि इंडिपेंडेंस और प्राइवेसी जो है वो इम्पोर्टेंट है, और तो ये मतलब ये जो ये फिर एक मतलब हेल्दी बैलेंस जो है वो फिर कैसे क्रिएट हो सकता है। और ये भी मैं, अच्छा ये भी हम देखते हैं कि अगर कोई पूछ रहा है तो उस पे भी प्रॉब्लम है, अच्छा, और अगर कोई नहीं पूछ रहा तो उस पे भी प्रॉब्लम है। या बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि टू मच इज क्लिंगी, टू लिटिल इज डिस्टेंट, ठीक है, कोई बैलेंस नहीं है। कश्यप का तो थोड़ा एक्सट्रीम केस था। इनिशियली इन द मैरिज तो वो तो अगर जारून थोड़ा ज़्यादा होता था ना, उसको लगता था कि ओहो मैं इस पर डिपेंड करना शुरू हो रही हूँ। जैसे मैंने पहले समझाया था कि क्योंकि वो एक हाइपर इंडिपेंडेंट औरत थी, शी वॉज अफ्रेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन अ मैन, तो वो एकदम से उसको पुश कर दी थी कि नहीं नहीं, मैं एक अपनी मुकम्मल इंसान हूँ, आई डोंट नीड यू, ठीक है। बट अगर एक बैलेंस की बात करें तो बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो वो लोग कहते हैं ना, जो एक टर्म बना हुआ है वी कंप्लीट ईच अदर, ठीक है, हम दो हिस्से हैं, आई डोंट पर्सनली थिंक दैट दैट इज़ वेरी हेल्दी। क्योंकि देखें एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ फ्लॉड। अगर मुझे नहीं लगेगा कि मैं कंप्लीट हूँ विदाउट माय पार्टनर, तो अगर वो कोई उसमें कोई फ्लॉ है और वो मुझे गुस्सा दिलाता है या उसमें कोई कमी निकलती है, तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। एज अपोज टू इफ आई थिंक मैं आई एम माई ओन पर्सन, ही इज़ हिज ओन पर्सन, ही कैन हैव हिज फ्लॉज, आई कैन हैव माई फ्लॉज, तो अगर उसके वो कुछ गलत करेगा भी ना, तो मैं उसको अपनी ज़ात पे एक प्रॉब्लम नहीं समझूंगी, ठीक है। सो मैरिड कपल्स दे नीड टू हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी। अपनी पहचान, आइडेंटिटी तो आपकी अपनी होती है। जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस्लाम ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि यू डोंट नीड टू चेंज योर सरनेम आफ्टर मैरिज। योर आइडेंटिटी डजंट चेंज जस्ट बिकॉज यूर समवन्स वाइफ और समवन्स हस्बैंड नाउ। तो आप खुद अपना आप नहीं भूलना, जो लॉट ऑफ यंग कपल्स आजकल अपने उन इमोशंस में आके बहक के भूल जाते हैं कि ओ मैं तो बस यू नो आई एम जस्ट हिज वाइफ एंड आई लव बीइंग हिज वाइफ। वो भी एक प्रॉब्लम है। आपने अपने गोल्स, अपने पैशंस को नहीं भूलना, बट साइड बाय साइड आपने ये नहीं करना कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है,
You should want that person in your life. You should need that person in your life, but not to complete you, but to complete your life. There is a difference. आप उनके बगैर भी complete हो और आपकी लाइफ उनके बगैर इनकम्प्लीट है. इन दोनों में डिफरेंशिएट करना चाहिए. ओके. Yeah. सो एक इंडिविजुअल का कंप्लीट होना और एक लाइफ का कंप्लीट Yeah. होना, इन दोनों चीज़ों को भी हमें सेपरेटली जो है वो देखने की ज़रूरत है. मेरे बचपन में ये चीज़ गलत हुई थी बट मैंने अब इसको ठीक करना है, वर्सेस ये कि मतलब जो हुआ वो फिर आप अननोइंगली वो एज इट इज़ ही रिपीट करना शुरू कर दो. बिल्कुल सर, दैट इज़ वाई पीपल कम टू थेरेपी. क्योंकि कुछ चीज़ें आप खुद नहीं कर पाते. एक तो पहली बात, आप रिकग्नाइज़ करो कि ये मसला है. अब देखें, आप एक कंप्लीट शख्सियत हैं खुद में, ठीक है. आपको कोई फैमिली मेम्बर या दोस्त आके कहे कि नहीं आप ये चीज़ गलत कर रहे हैं, तो आप कहेंगे नहीं नहीं मेरी वजूहात हैं, मुझे पता है, इट हेल्प्स मी इन लाइफ. ठीक है, एक उम्र के बाद आप कहते हो कि यार मुझे पता है मैं क्यों हूँ और क्या हूँ. एज अपोज टू अगर डॉक्टर आपको आके कहे कि देखें जो आप बदपरहेजी कर रहे हैं ना, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप एकदम से कहेंगे डॉक्टर है, इसको पता होगा, ब्लड टेस्ट वगैरह भी कराए हैं, ठीक है मैं इसकी बात सुनता हूँ. तो देयर इज जो कहते हैं ना, ओ माई फ्रेंड इज़ माई थेरेपिस्ट, योर फ्रेंड कैन नॉट बी योर थेरेपिस्ट. आप उसको कभी वो रिस्पेक्ट और वो मुकाम दोगे ही नहीं. आपका आज दोस्त का है, आपको कोई ज़रा ये टीका तो लगा लो, मुझे पता है तुम्हें ज़रूरत है, आप कभी उसकी बात नहीं मानेंगे. तो दैट इज़ वाई सम पीपल डेफिनेटली नीड टू कम टू थेरेपी टू रिकग्नाइज देयर पैटर्न्स, टू अंडरस्टैंड वाई दे आर लाइक दिस एंड देन गेट ऑन द जर्नी ऑफ बेटरमेंट. आप जब तक रिकग्नाइज नहीं करोगे आप ठीक नहीं कर सकते. जैसे आप ब्लड टेस्ट कराएंगे टू डायग्नोज योर प्रॉब्लम, सिर्फ तब आप दवाइयाँ लेंगे. अगर आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता और आपको डॉक्टर हर हफ्ते कोई डिफरेंट दवाई देता रहे, तो एक पॉइंट पे तो आप भी तंग आ जाएंगे, यार ये क्या है, साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाएंगे और फिक्सिंग कम हो जाएगी. सो दैट इज़ वाई येस पीपल, it is possible to do it on your own, but you need to have the best social support, the best family, the best mental health, the best life, जो honestly हमारे मुल्क में तो नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में नहीं मिल सकती. इतने और ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स होते हैं कि अब मैं बैठ के कहूँ नहीं मेरा क्या मसला है, क्यों है, टाइम नहीं मिलता, प्रायोरिटी नहीं है. तो ये, लेकिन ये भी दूसरी तरफ ये भी है कि ये चीज़ रियलाइज़ करनी कि किसी को, मेल को या फीमेल को थेरेपी चाहिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ को तो हम शायद उस तरह सोसाइटी में अभी बहुत वो समझते ही नहीं है. हाँ. और चाहे वो बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन में से भी जो लोग मतलब ज़िंदगी गुजरी है, जिन्होंने उसमें ग्रो किया है, बट स्टिल आई डोंट सी जनरली पीपल अराउंड मी कि वो ये कहीं पे उनको ये रियलाइजेशन हो कि उनको थेरेपी पे जाने की ज़रूरत है. आपको लगता है कि ये कोई मतलब सोसाइटी में ये चीज़ आ रही है रियलाइजेशन, या लोग जो है वो मेंटल हेल्थ की हेल्प के लिए खुद आ रहे हैं? इट इज़ चेंजिंग इन आवर जनरेशन डेफिनेटली. ठीक है, हमारी जनरेशन में अब खुद विलिंगली आते हैं ऑन देयर ओन. कोई भेजता नहीं है, कोई लाता नहीं है खींच के, खुद से आते हैं. अब सोशल क्लास में भी डिफरेंसेस हैं. ठीक है, जो हमारी जो मिडिल क्लास है वो लोग फिर भी रिलेटिवली उनमें ज़रा स्टिग्मा ज़्यादा है वियर्डली. एलीट क्लास आ जाती है, नीचे वाला तबका भी आ जाता है. ठीक है, बट मिडिल क्लास नहीं आती फॉर मल्टीपल रीजंस कि ज़िंदगी के और बहुत मसले हैं. सफ़ेद पोश लोग हैं तो लोग क्या कहेंगे. गरीब आवाम को तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे. ठीक है, उनको बस होता है कि यार मतलब ये बंदा मुझे तंग कर रहा है मेरी लाइफ में, इसको डॉक्टर साहब आप ठीक करते हैं. जो एलीट लोग हैं उनके पास टाइम ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा है, वो खुद भी आ जाते हैं कि ओ आई थिंक आई एम फीलिंग दिस वे, आई नीड थेरेपी. हम मिडिल क्लास वाले लोग हम थोड़े पिसते हैं. मिडिल क्लास लोग कम आते हैं थेरेपी पे एक्चुअली, बट इट इज़ अल्हम्दुलिल्लाह इंक्रीजिंग जनरेशन बाय जनरेशन, ईयर बाय ईयर इवन. ठीक है, इसलिए साइकोलॉजिस्ट की तादाद बढ़ी जा रही है, लेकिन क्लाइंट्स की उससे डबल बढ़ी जा रही है. तो इट इज़ चेंजिंग. मतलब मेरे पेरेंट्स की जनरेशन में बिल्कुल भी नहीं था, बट अब out of like let's say if I know 20 people my age, तो 4 of them are getting therapy. अच्छा, और ये जो लोग थेरेपी के लिए आते हैं उसमें भी जैसे एक है कि वो कुछ लोगों का बिहेवियर ऐसा होता है कि वो शायद अपने इशू को सिर्फ वैलिडेट ही करने के लिए आ रहे होते हैं. एक है कि जो वाकई दे आर दैट मच ओपन टू गेट देमसेल्व्स चेंज्ड. ये बिल्कुल है. कुछ लोग वैलिडेशन, उनको लगता है कि थेरेपिस्ट, उन्होंने टीवी देखा होता है, मूवीज़ देखी होती हैं कि थेरेपिस्ट सामने बैठ के कह रहा है आई एम सो सॉरी, यस दिस वाज वेरी टफ ऑन यू, यू हैव बीन ट्रॉमेटाइज्ड. और उनको लगता है कि ओ मैं थेरेपिस्ट के पास जाऊंगा ना, वो मुझे यही कहेगा कि मेरी लाइफ इतनी ख़राब थी, लोग मेरे साथ गलत करते हैं, मैं बेचारा हूँ. बल्कि उनको जब नहीं मिलता ना तो थेरेपी भी छोड़ देते हैं. कि मेरे पास इतने लोगों ने आके कहा हुआ है कि नहीं वो मेरी पिछली थेरेपिस्ट थी ना, वो तो मुझे ही कहती रहती थी कि मैंने चेंज होना है, तो मतलब मेरी तो लाइफ इतनी बुरी है. एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि काफ़ी बार वी से कि थेरेपी कैन नॉट चेंज यू और योर लाइफ, इट कैन चेंज द परसेप्शन यू हैव टुवर्ड्स योर लाइफ.
इट कैन चेंज द ग्लासेस यू वेयर टू सी व्हाट्स अराउंड यू। वो आपकी ना शख्सियत बदल सकती है। अगर आप इंट्रोवर्टेड हैं, आपको थेरेपी एक्सट्रोवर्टेड नहीं बना सकती, बट अगर इंट्रोवर्टेड कोर्स रहा है ना कि बाकी सब एक्सट्रोवर्टेड है, मैं क्यों ऐसे जी रहा हूँ, थेरेपी आपकी वो फीलिंग को बदल देगी। ठीक है। सो हाँ, वैलिडेशन सीकिंग लोग भी आते हैं जिनको थेरेपी के काउच पे बैठना होता है और कहना होता है मेरे दिन में ये हुआ है, मुझे वैलिडेट कर दो कि मेरे साथ गलत हुआ है। और हाँ, वो लोग भी आते हैं हु जेन्युइनली वांट टू गेट बेटर। दैट्स व्हाई देयर डिफरेंट थेरेपिस्ट फॉर एवरीथिंग। बट आई वुड से दिस ओपनली कि आपका थेरेपिस्ट का काम आपको वैलिडेट करना नहीं है। कुछ मौक़ों पे हाँ, यू नीड वैलिडेशन। फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो हाउस वाइफ्स हैं उनको वैलिडेशन नहीं मिलती। वो अपनी पूरी ज़िंदगियाँ वक्फ कर देती हैं अपने बच्चों और मियाँ और सास ससुर के लिए। दे डोंट गेट दैट अप्रिशिएशन दैट दे डिज़र्व। तो वो बेचारियाँ जब एक्चुअली व्हेन आई गेट अ हाउस वाइफ, तो इतनी बार आई हैव सीन देम स्टार्ट क्राइंग द सेकंड यू टेल देम कि यू डिड इनफ, यू डिड अ लॉट। वो रोना शुरू हो जाती हैं क्योंकि उनको कभी किसी ने ये डायलॉग कभी लाइन बोली नहीं है। सो सम पीपल जेन्युइनली नीड वैलिडेशन क्योंकि वो अपने आप के अंदर बहुत इनसिक्योर होते हैं कि मैंने काफ़ी नहीं किया। बट सम पीपल डोंट एंड देन दे टेंड टू नॉट लाइक थेरेपी। बट ये ऐसे क्या है कि कभी आपको कोई डॉक्टर अच्छा लगता है, कभी कोई नहीं अच्छा लगता। तो ये मतलब अब जितनी हमारी जो गुफ्तगू है, अब इसको अगर मतलब मतलब इसमें से इम्पोर्टेंट लेसन जो है वो पेरेंट्स के लिए क्या आप मतलब देंगी? और फिर अदरवाइज भी देखें, मतलब वो पेरेंट्स का एक रोल है, ठीक है, अब वो उसमें से जो गुजर के बड़ा हो गया, बट वो फिर उसको वो अगर उसी को दोबारा से वो सब रीलिव करना शुरू कर देता, तो फिर तो ये तो प्रोसेस शायद कभी फिर रुकेगा ही नहीं। ये तो फिर जनरेशन्स में फिर खराबी आती जाएगी। So I think the foremost thing I would say to parents is stop parenting your children the way you were parented. आपका एक अलहदा ज़माना था, उसकी एक अलहदा नीड्स थी। ठीक है, आपको उस तरीके से पेरेंट किया गया, आपको वो चीज़ हेल्प की। काफ़ी बार पेरेंट्स का ये डायलॉग होता है हमारे साथ तो ये हुआ, हम बिल्कुल ठीक निकले, क्योंकि आपकी वो इन्वायरमेंट ये थी, आपकी वो ज़रूरत ये थी। हमारी ज़रूरत और इन्वायरमेंट वो नहीं है। आप आजकल के ज़माने के बच्चे को अगर लैपटॉप नहीं देंगे 20 साल की उम्र तक, या फ़ोन नहीं देंगे, वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, वो कोप अप नहीं कर सकेगा अपने साथ की जनरेशन के साथ। सो लर्न टू पेरेंट योर किड्स अकॉर्डिंग टू द टाइम राइट नाउ एंड ऑल्सो लर्न टू एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। पेरेंट के एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने पेरेंट को सुने कि वो कहे आई एम सॉरी, इधर मैंने गलत किया था। पेरेंट को पता चल जाता है कि मैंने गलती की थी, पर वो कहते हैं मैंने इसके सामने मान ली ना तो ये अगली बार मेरी बात नहीं सुनेगा। हालांकि इट्स द ऑपोजिट। उसको पता है कि यार जब एक्चुअली पापा गलत थे ना तो पापा ने सॉरी कह लिया था, दैट मीन्स अभी सही होंगे। सो लर्न टू से सॉरी एंड लर्न टू अंडरस्टैंड दैट योर चिल्ड्रन ग्रो अप। एक 20 साल का बच्चा एक बच्चा नहीं है, वो आपका बच्चा है, लेकिन वो एक बच्चा नहीं है। ठीक है, अगर आप एक 2 साल के बच्चे को प्रोटेक्ट करके बंद करके रख सकते हैं ना, आप एक 20 साल के लड़के या मर्द को नहीं रख सकते। दिस इज़ लिटरली एन एपिडेमिक कि माएँ आजकल, आपको पता होगा आपके जनरेशन में एक 22 साल का मर्द था, आजकल की जनरेशन में वो एक बच्चा होता है, क्योंकि उसको इतना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ होता है कि नहीं ये मेरा बच्चा है, ला इसको कुछ ना हो जाए। और फिर वो आगे जाके नज़र आता है उसकी रिलेशनशिप्स में, उसकी ज़िंदगी में, और फिर ऑनेस्टली वही बच्चे पेरेंट्स को कोसते हैं। जो क्योंकि पूरा एक वो सिस्टम बदल गया ना कि मतलब हमने बाहर जाना है, साइकिलिंग करनी, स्पोर्ट्स करनी, वर्सेस आपके जो बच्चे हैं उन्होंने कंप्यूटर पे बैठना है। वो मतलब ठीक है, वो क्योंकि सिक्योरिटी की वजह से भी ओवर प्रोटेक्शन भी है, लेकिन शायद एक्टिविटीज़ भी थोड़ी सी डेफिनेटली हो गई। अच्छा, वैसे बाय द वे सारे में सोशल मीडिया का रोल क्या है? क्योंकि वो भी तो बहुत ज़्यादा हर जनरेशन को वो इम्पैक्ट कर रहा है वन वे और द अदर। बिल्कुल। मुझे याद है कि वन डे आई वाज हैविंग अ कन्वर्सेशन विद माय मदर, और वो कहती हैं कि हमारे ज़माने में तो एंजाइटी नहीं थी। मैंने कहा आपके ज़माने में पूरी दुनिया आपके हाथ में भी नहीं थी। ठीक है, आपके ज़माने में इफ़ यू वोर सर्टन क्लोथ्स एंड यू लुक्ड अ सर्टन वे, मैक्सिमम कौन बेइज्जती कर सकता था आपकी? वो 5 लोग जो उस वक्त उस इवेंट पे हैं। ठीक है, आपकी गैदरिंग में है ये 10 लोग या 15 लोग। मैं अगर तस्वीर लगाऊंगी सोशल मीडिया पे तो 1500 लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ एडिड एंजाइटी, दैट इज़ एडिड प्रेशर, दैट इज़ एडिड कंपैरिजन। लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ओ इसके पास तो ये है, उसके पास तो वो है, मेरे पास तो नहीं है, इसकी शक्ल तो ऐसी है, मेरी शक्ल तो ऐसी नहीं है। अब उस शक्ल के पीछे ये नहीं लिखा हुआ कि 15 सर्जरीज हुई हुई हैं। ठीक है, और आप अपनी 0 सर्जरी फेस को उसके फेस से कंपेयर करोगे। ठीक है, उसकी उस वीडियो के पीछे ये नहीं है कि अच्छा हाँ ये मैंने ना कमरे से, आपका एक साफ कमरा है, ठीक है, कैमरा के सामने ये आएगा, कैमरा को नहीं पता वहाँ पे तारे पड़ी हुई हैं, ये बाहर गंद मचा हुआ है। सो सोशल मीडिया का इतना मेजर रोल है। इफ़ आई वुड टेल पेरेंट्स वन थिंग, आई वुड से बच्चों को जितना सोशल मीडिया से जितनी देर के लिए दूर रख सकते हो रखो। फ़ोन दो, मतलब लैपटॉप दो, आईपैड दो, उनसे कोई स्किल सीखें।
हज़ारों स्किल्स हैं, अब डिज़ाइनर बन सकते हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर सकते हो, म्यूज़िक मिक्सिंग सीख सकते हो, बट सोशल मीडिया से दूर रखो, क्योंकि उसका जो पॉइंट था ना कि इट्स ब्रिंगिंग पीपल क्लोजर, इट्स नॉट। हाँ, मैं देख रही हूँ अपनी बचपन की दोस्त की तस्वीर, बट मैंने कितनी बार उसको एक्चुअली मैसेज किया है कि तुम कैसी हो, राइट? तो या सोशल मीडिया हैज़ अ वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट। Great. Chandraji, thank you very much for taking your time. I think बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की, क्योंकि सोसाइटी पे जिसका बहुत इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है। और मतलब जैसे मतलब 3 जनरेशन्स की तो बात ऐसे करके है ना, कि वो जो बाप का जो रवैया था, उससे वो मियाँ के साथ क्या हो रहा है और आगे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस दीज इश्यूज। तो थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for having me. थैंक यू।